हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी एक्सिलरीज। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था वर्ब, उसमें देखा था हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। आज देखेंगे प्राइमरी एक्सिलरी, इसके रूप, इसका यूज। चलिए शुरू करते हैं। बोला गया है जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करके टेंस का निर्माण करने में सहायता करते हैं उन्हें एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। एक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरीज। ठीक है प्यारे बंधु, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, जो लिंकिंग वर्ब होती है, कौन सी वर्ब? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब में कौन? इजेमार, वाजवर, हैज, हैड, ये सब है ना। इनके साथ अगर मेन वर्ब प्रयोग में हो जाए तो ये लिंकिंग का स्टेटस खो के ये भी क्या हो जाती हैं? हेल्पिंग वर्ब। ये भी क्या हो जाती हैं? हेल्पिंग वर्ब हो जाती हैं। बात समझे? अब इसी को चाहे हेल्पिंग बोलिए चाहे एक्सिलरी बोलिए, यानी एक दूसरे की क्या करती हैं? सहायता करती हैं। ठीक, वही यहाँ लिखा गया, सहायता करती हैं। तो चलिए आइए, दो प्रकार की प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी एक्सिलरीज क्या है ना। बोला प्राइमरी एक्सिलरीज के अंतर्गत तीन प्रकार के वर्ब्स होते हैं। कितने प्रकार के वर्ब्स होते हैं? तीन प्रकार के। किसके अंतर्गत? प्राइमरी एक्सिलरी के अंतर्गत। ठीक, पहला प्रकार का क्या है? पहला प्रकार का है टू बी फॉर्म वर्ब, यानी बी के जो फॉर्म होते हैं, वर्ब बी का जो फॉर्म होता है, पहला प्रकार का ये हो गया। दूसरा प्रकार का हैव के रूप में एक्सिलरी वर्ब, यानी हैव का जो फॉर्म होता है, रूप होता है। फॉर्म का मतलब रूप, इसके प्रकार की। तीसरा प्रकार होता है डू, यानी डू क्रिया जो होती है, ये कितने प्रकार की होती है। ठीक, तो आई होप आप मेरी बात समझ गए। अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहले टू बी फॉर्म का यूज पढ़ते हैं, फिर हैव के बाद, उसके बाद डू फॉर्म। तो पहले टू बी को शुरू करते हैं। टू बी फॉर्म वर्ब में कितने प्रकार के वर्ब आते हैं? जैसे कि बी हो गया, बीइंग हो गया, बीन हो गया, ये सब बी फॉर्म के रूप हैं। जहाँ पे आपको ऐसा दिख जाए टू बी, ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो टू बी, है ना। टू बी के रूप कितने होते हैं? टू बी के रूप बी होते हैं, बीइंग होते हैं, बीन होते हैं, इजेमार तीनों होता है, वाच वर्ब भी होता है, साथ साथ, है ना। ये जो है किसी टेंस में कंडीशन के साथ प्रयोग होते हैं। ठीक, जैसा कि अभी हम लोग देखेंगे। बोला है कि आप जानते हैं ये बी का प्रयोग और इसका प्रयोग एम का, आर का, वाच का, वर्ग का, या तो कॉन्टिन्यूअस में होता है या तो पैसिव में होता है ना। बीइंग जिरंड के रूप में भी लग जाता है। ठीक, और बीन जो है आप देखेंगे ये कॉन्टिन्यूअस में होता है, लेकिन कौन सा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसीलिए हमने यहाँ कॉन्टिन्यूअस सिर्फ लिख दिया है। ठीक, और बीन कई बार आप देखेंगे परफेक्ट टेंस में भी होता है। ठीक है, लेकिन किस में? पैसिव वॉइस में। तो कंडीशन है फ्रेंड्स, अलग अलग टेंस के अनुसार जो है ये क्रियाएं यूज होती हैं। तो आइए पहले देखते हैं क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि जैसे कॉन्टिन्यूअस और पैसिव वॉइस में इनका प्रयोग। अब देखिए, बीन इस पास्ट पार्टिसिपल बोल रहा है, जो बीन वर्ब है वह पास्ट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। बात समझे, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म, है ना। आप बी, किसका? बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, यही ये लिखा है। बीइंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी इसी बी का इसमें आईएनजी जोड़ दिए, बीइंग हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी को हम कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देना? आईएनजी जोड़ देना। ठीक,
उसके बाद बोला है बट बीन इज यूज्ड इन परफेक्ट टेंस एंड पैसिव वॉइस। बीन परफेक्ट टेंस में भी यूज होता है और पैसिव वॉइस में होता है। मैंने आपको ऊपर तो बता ही दिया था कंटिन्यूअस में दोनों कंटिन्यूअस आ जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट भी, फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन यहाँ मैंने कंटिन्यूअस बोला तो कंटिन्यूअस किसी टेंस का हो सकता है। उसके बाद बोला है बीन जो है परफेक्ट टेंस में भी यूज होता है और पैसिव वॉइस में भी यूज होता है। तो आइए अब एग्जाम्पल से समझते हैं अनेक क्रियाओं का यूज। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है एम लगा है, तो एम किसकी सहायक क्रिया बनी? किसकी? रीडिंग की। तो अब एम तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन किसका फॉर्म है? बी का फॉर्म है। ये भी आपको याद रखना है। तो बी का रूप ही क्या है? एम है। तो जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, यहाँ रीडिंग मेन वर्ब है, रीडिंग मेन वर्ब है और एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो जब एम हेल्पिंग वर्ब हो गया तो हेल्पिंग वर्ब आपने पढ़ा कि प्राइमरी एक्सिलरी है ना। जो हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की, एक प्राइमरी होती है और दूसरा कौन सा होता है? मॉडल होती है। तो ये जो है हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं प्राइमरी का जो एक्सिलरी है, इसके तहत हम लोग ये देख रहे हैं कि बी का रूप जो है, वर्ब बी का रूप ही आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आइए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गीत गा रही। इस सेंटेंस में प्यारे बंधु इज हेल्पिंग वर्ब है और किसकी हेल्पिंग वर्ब है? सिंगिंग, यानी ये सिंगिंग की मदद कर रही है। और इस भी किसका फॉर्म है? बी का फॉर्म है, यानी बी का रूप है। और ये भी कौन सा वर्ब है? प्राइमरी एक्सिलरी। कौन सा वर्ब है? प्राइमरी एक्सिलरी, यानी हेल्पिंग वर्ब तो है लेकिन कौन सा? प्राइमरी एक्सिलरी। तो आई होप आप बात समझ गए। इसी तरह मोहन वाज रीडिंग अ बुक, तो मोहन वाज किसकी हेल्पिंग वर्ब है? रीडिंग की, है ना। और ये भी बी का रूप है और प्राइमरी एक्सिलरी है। ठीक है, आई होप आप समझ गए। और आपने देखा यहाँ पे ये कंटीन्यूअस टेंस है, ये भी कंटीन्यूअस टेंस है, ये भी कंटीन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट का कंटीन्यूअस है, ये भी प्रेजेंट का कंटीन्यूअस है, ये पास्ट का कंटीन्यूअस है ना। और तीनों में इस एम.आर लगा है। ठीक, और इसी तरह ये दे वर प्लेइंग इन द फील्ड, ये भी पास्ट का कंटीन्यूअस है। और ये प्लेइंग की जो है वर्ब किसका हेल्पिंग वर्ब है? प्लेइंग का। और किसका रूप है? बी का, और प्राइमरी एक्सिलरी है। ये बात समझ में आई। और उसकी बात बोला है कि आर किसका है? राइटिंग का हेल्पिंग वर्ब है ना। और किस टेंस में है? प्रेजेंट के कंटीन्यूअस में है। और ये दोनों आप देख रहे हैं पास्ट के कंटीन्यूअस में है। तो कहने का मतलब इनका अर्थ यहाँ मैं साइड में लिख दिया हूँ, ये आप पढ़ के समझ सकते हैं, टेंस पढ़े हैं तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप इनको समझिए कि ये जो वर्ब है, ये एम इज वाज वर है ना, आर, ये सब कौन से टेंस में है? प्रेजेंट के कंटीन्यूअस में और पास्ट के कंटीन्यूअस में। इसी तरह लेकिन अगर मैं ये बोलूँ बीइंग काइंड इज ह्यूमैनिटी, दयालु होना मानवता है, तो मेरे प्यारे बंधु यहाँ पे बीइंग तो आप देख रहे हैं जिरंड के रूप में यूज हुआ है। किसके रूप में यूज हुआ है? जिरंड के रूप में यूज हुआ है ना। तो कहने का मतलब ये है आईएनजी फॉर्म के रूप में है, लेकिन ये किसी के हेल्पिंग वर्ब के रूप में है क्या? जी बिल्कुल नहीं। किसी के हेल्पिंग वर्ब के रूप में है? नहीं है। लेकिन ये क्या है? यहाँ पे ये जो वर्ब है ये इस समय मेन वर्ब का काम कर रही है, लेकिन मेन वर्ब में ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। बात समझिए, इसको लिंक कर रही है बीइंग काइंड को ह्यूमैनिटी के साथ। तो एक प्रकार से देखेंगे तो बीइंग के साथ ये जो है ना हेल्पिंग की ही तरह काम करती है। ठीक, जिरंड है तो सब्जेक्ट की जगह पे यूज, लेकिन एक प्रकार से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है हेल्पिंग की तरह ही काम करती है। तो ऐसे में जिरंड भी आ जाएगा, ये जो बीइंग था। और कई बार बीइंग लगता है कंटीन्यूअस से अलग,
है ना। अब बीइंग आप तब भी जोड़ सकते हैं जब आप आईएनजी फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ आईएनजी फॉर्म बना है लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के रूप में तब होती जब ये मेन वर्ब की क्या करती, सहायता करती। यहाँ ये सब्जेक्ट के रूप में है। किसके रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में, है ना। तो मैंने इसीलिए आपको यहाँ लिखा है कि बीइंग काइंड इज ह्यूमैनिटी, है ना। दयालु होना क्या है, मानवता है। तो अब जो है कई बार दयालु होना का बी काइंड है, ठीक है। क्या है, बी काइंड मतलब दयालु होना है। तो ये बी जो होता है वो तो फर्स्ट फॉर्म है, ये उसी का क्या है, आईएनजी फॉर्म है। बस इतना का अंतर है। आइए आगे देखते हैं पैसिव में इनका यूज। पैसिव में इनका यूज इज के साथ कौन सी फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म और यहाँ भी थर्ड फॉर्म, यहाँ भी थर्ड फॉर्म। प्यारे बंधु पैसिव कोई भी होगा उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। यानी इसी को आप क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, है ना। इसी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल बोलते। तो अब देखिए अ लेटर इज रिटन बाय मी। अब इज किसकी हेल्पिंग वर्ब है, रिटन की, लेकिन टेंस कौन सा है, पैसिव, है ना। अब किसका पैसिव है, ये पैसिव किसका है, एक बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर आप ऐसे बोलेंगे आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, तो प्यारे बंधु ये कौन सा टेंस हुआ, आई है सब्जेक्ट, है ना, और ये राइट है वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो क्या मिला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है ना, उसी का पैसिव है ना। तो पैसिव है, ये किसका है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। बात समझे। इसी तरह रावणा वाज किल्ड बाय राम, है ना। तो यहाँ पे वाज किसकी हेल्पिंग वर्ब है, किल्ड की, लेकिन टेंस कौन सा है, पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट, उसी का पैसिव है ना। आप ध्यान से देखिए, ठीक। तो ये पैसिव में भी इनका प्रयोग होता है। अब ये भी किसके रूप में है, आर के साथ, दे आर कॉल्ड हियर। अब आर, वास, इज, ये तीनों किसके रूप हैं, बी के रूप हैं। और जब बी के रूप हैं तो किस में आते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी में। किस में आते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी इसका सेंटेंस का हिंदी लिखा गया है इसी तरह, लेकिन मेरा हिंदी बताने का मकसद नहीं है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ पैसिव में भी प्राइमरी एक्सिलरी यानी बी के जो रूप हैं, बी के जो रूप हैं ये पैसिव में भी लगते हैं, एक्टिव में भी लगते हैं। एक्टिव तो वही होता है जो रियल टेंस होता है, पैसिव उसी का क्या है, कन्वर्टेड वर्जन होता है। अब इसी तरह मैंने बोला इट इज़ गुड टू बी पनिश्ड, है ना। अब देखिए प्यारे बंधु, टू बी पनिश्ड हिम, है ना। अब आपने क्या देखा, बी लगा है ना, बी क्या है, प्राइमरी एक्सिलरी है, और उसके साथ यहाँ थर्ड फॉर्म लगा है ना। ये किसका काम कर रही है, हेल्पिंग का ही तो काम कर रही है, बी पनिश्ड, बी पनिश्ड। बात समझे। हालांकि ये एडजेक्टिव के रूप में है लेकिन फिर भी वर्ब है ना, तो वर्ब है तो क्या, बी पनिश्ड, बी पनिश्ड, है ना। तो पनिश्ड की हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रही है। इसी तरह अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। अब देखिए बीइंग भी लगा है, इज भी लगा है, रिटन भी लगा है। आपको एक चीज़ समझ में तो आ गया, ये रिटन क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। इज क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है। अब बीइंग क्या है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। तो आप क्या देखिए, आप ये इज बीइंग हेल्प कर रही है किसकी, रिटन की। तो यानी इस है तो दोनों क्या, प्राइमरी एक्सिलरी। कौन से हैं, प्राइमरी एक्सिलरी, लेकिन रूप किसके हैं, दोनों के दोनों बी के रूप हैं। किसके रूप हैं, बी के फॉर्म है, यानी बी के रूप है। तो इज बीइंग लगा है ना। इसी तरह इज बीइंग, है ना, इज बीइंग किस में लगता है, किसके, कॉन्टिन्यूअस में लगता है।
किसके कॉन्टिन्यूअस में? प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस के पैसिव है। बात समझे? ये एम बीइंग भी हो सकता है, आर बीइंग भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। बात समझ में आई? तो ये उसका हिंदी इधर लिखा गया है। हिंदी से आपको कुछ लेना देना है नहीं। मैं आपको हिंदी एक बार और दिखा देता हूँ, थोड़ा सा छोटा करके। हिंदी से क्या है ना, अब हम समझ गए कि बी का जो रूप है ना, वो इज एम आर है, वाज वर है, बी है, बीइंग है, बीन है ना। ये सब किसके रूप है? बी के। तो अब आइए आगे देखते हैं। इसी तरह यहाँ पे लिखा है दे आर बीइंग एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल था तो आर बीइंग लगा, लेकिन मेन वर्ब क्या है? एक्यूज्ड है ना। ये इस अक्यूज्ड की ये दोनों हेल्पिंग कर रही हैं, यानी सहायता कर रही हैं, लेकिन किस टेंस में? पैसिव में है। ये भी ध्यान दीजिएगा। तो जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करके टेंस का निर्माण करती है उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब, और उसी का नाम है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन प्यारे बंधु ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्राइमरी, दूसरी होती है मॉडल। हम लोग आज प्राइमरी ही कवर कर रहे हैं। अब प्राइमरी में हमने देखा किसके रूप है ना? बी के रूप। किसके रूप देखे? बी के रूप। यहाँ लिखा है उपयुक्त जितने वाक्य थे मैंने आपको दिखाया है, उसमें जितने भी मोटे शब्द इस तरह हैं वो सब के सब या तो कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं या तो पैसिव वॉइस में है ना। ये तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये तो बकवास है। बस बशर्ते समझ, कुछ बच्चे बहुत कमजोर हैं उनको समझने के लिए क्या। आइए देखते हैं कि हैव के रूप में ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन है। जैसा कि बोला है हैव के रूप में परफेक्ट टेंस में है ना, हैव के रूप में परफेक्ट टेंस में हैज और हैव लगता है, तथा पास्ट टेंस में क्या लगता है? हैड का प्रयोग होता है। तो आपसे कोई पूछे हैज किसका रूप है, हैव किसका रूप है, हैड किसका रूप है, तो प्यारे बंधुओं ये किसी और के रूप नहीं है, हैव के फॉर्म है ना। और आप हैव के फॉर्म है। हैव का फॉर्म मतलब मैं आपसे बोलूँ हैव किसका फॉर्म है? प्राइमरी ऑक्सिलरी का फॉर्म है। तो ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं इसके तीन प्रकार आपने देखे हैं। एक तो बी का फॉर्म देखा, दूसरा आप पढ़ रहे हैं हैव का फॉर्म। ठीक है, किसका पढ़ रहे हैं? हैव का फॉर्म पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने आपको दिखाया है तीनों, तो अब दूसरा वाला यही पढ़ा रहे हैं, अभी तीसरा पढ़ाएंगे। ठीक, तो आइए अब देखते हैं क्या बोला है कि हैव के तीन फॉर्म होते हैं। हैज और हैव ये तो प्रेजेंट के परफेक्ट में लगते हैं और नॉर्मल टेंस में भी लगते हैं, लेकिन नॉर्मल टेंस में जब लगते हैं अगर इनके साथ मेन वर्ब नहीं है ना तब ये लिंकिंग वर्ब हो जाते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया। इसी तरह हैड है। अब देखिए ये भी या तो एक्टिव में लगते हैं या तो पैसिव, दोनों में लगते हैं। और ये चीज़ आप जानते हैं चाहे एक्टिव में लगे चाहे पैसिव में लगे, इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, चाहे एक्टिव में हो चाहे पैसिव में। ये तो आप हमेशा देखेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल लिखा है एक्टिव वॉइस का, देखिए डन लगा है, डन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म, उसकी हेल्प कर रहा है ना। तो अब ये सेंटेंस कौन सा है? एक्टिव है। और टेंस कौन सा है? प्रेजेंट का परफेक्ट है। अगर यही डन हटा दें तब ये हो गया लिंकिंग वर्ब। ध्यान से देखिए, ही हैज है ना, हिज वर्क, उसके पास अपना काम है। तो प्यारे बंधु अब यहाँ ये लिंक कर रहा है ही को हिज वर्क के साथ। अब जब ये अब हेल्पिंग वर्ब का स्टेटस यानी ऑक्सिलरी वर्ब का स्टेटस खो चुका है। बात समझें? अब ये प्राइमरी ऑक्सिलरी नहीं रहा, अब ये खुद लिंकिंग वर्ब बन गया। तो ये वही चीज़ है, यहाँ डन लगा है, मेन वर्ब होगा तभी ये उसकी सहायता करेगा। और ये टेंस बना कौन सा? परफेक्ट। ठीक, हैव लगा है, देखिए यहाँ रिटन का ये सहायता कर रहा है। ठीक है, और रिटन की सहायता कर रहा है, टेंस है कौन सा? परफेक्ट। ठीक, और ये आपको पता है प्रेजेंट के परफेक्ट में लगते हैं। अगर वी हैव अ लेटर ये हट जाए तो ये भी क्या हो जाएंगे? लिंकिंग हो जाएंगे। प्रीवियस वीडियो फिर से वॉच करिएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो। ठीक,
आगे देखिए, यहाँ पे दे हैड काट द थिप। अब देखिए हैड लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसी की सहायता ये कर रहा है ना। लेकिन किस टेंस में है? परफेक्ट टेंस में। किसके? पास्ट के। ये बात आपको समझ में आई। इसी तरह यू हैव डन इट, हैव के साथ डन लगा है, ये भी प्रेजेंट के परफेक्ट में है, इसकी सहायता कर रहा है। अब इनकी हिंदी तो इधर आप बना ही लेंगे, इतने कमज़ोर बच्चे तो होंगे नहीं। ठीक, आगे देखिए पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या है? पैसिव वॉइस में है, आपको यहाँ दिख रहा है कि हिज वर्क। अब आप देखिए यहाँ पे मेन वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब है, ये चीज़ आपको दिखा। और जैसे आपको तीनों मेन वर्ब दिखा, देखिए यहाँ बीन भी लगा, यहाँ पे भी बीन लगा, यहाँ पे बीन लगा। तो हमने पहले आपको बता दिया बी का एक फॉर्म कौन सा होता है? बीन। तो बी का जो फॉर्म बीन होता है ये प्राइमरी एक्सिलरी होता है। कौन सा होता है? प्राइमरी एक्सिलरी। तो ये भी तो प्राइमरी एक्सिलरी है, ये भी है ना, ये भी है। अब देखिए ये भी बी का फॉर्म है, बीन। अब बीन को हमने बताया कि आपको ये एक्टिव और पैसिव दोनों में लगता है। ठीक, बात समझे? अब एक्टिव में कैसे लगेगा? एक्टिव में भाई ऐसे लगेगा, आई हैव बीन, है ना, राइटिंग दिस लेटर फॉर फ्यू मिनट्स। तो जब आपको हमने बताया कि जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस का कोई हो, उसमें बीन जरूर लगेगा। उसमें बीन क्या है? जरूर लगेगा, है ना। तो ये क्या है? ये भी है और राइटिंग भी है। तो देखिए यहाँ बीन है, इसकी सहायता कर रहा है, और हैव भी इसकी सहायता कर रहा है। ठीक, तो इसी तरह यहाँ तो लिखा गया है हैड बीन, लेकिन ये किस में लिखा है? पैसिव में लिखा गया, बस यही है। पैसिव में थर्ड फॉर्म है। आप देखें ये बी का फॉर्म है, ये भी बी का फॉर्म है, लेकिन ये किस हेल्प कर रहे हैं? दोनों मिलके इसकी मदद कर रहे हैं, है ना। इसी तरह ये भी दोनों किसके फॉर्म मदद कर रहे हैं? रिटर्न की मदद कर रहे हैं। इसी तरह काट की मदद कौन कर रहा है? हैड और बीन दोनों कर रहे हैं। तो ये दोनों हेल्प कर रहे हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में ये दोनों के दोनों क्या है? सब के सब बी के फॉर्म है। अब बी का फॉर्म किसके अंतर्गत आता है? प्राइमरी एक्सिलरी के अंतर्गत आता है। ये चीज़ आपको एकदम ध्यान से याद होना चाहिए। ठीक, आगे देखिए हिंदी आप समझ सकते हैं, हिंदी बताने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी में ऑलरेडी लिख दिया हूँ। अब देखिए क्या है, इसी तरह हैव बीन है, बीटन बाई यू। तो देखिए चाहे हैड बीन हो, चाहे हैज़ बीन हो, चाहे हैड बीन हो, चाहे हैव बीन हो, लेकिन है बीन यहाँ बीटन की हेल्प कर रहे हैं दोनों। बस इतनी सी बात आपको समझना है। अब आते हैं डू। तीसरी जो बी का फॉर्म होता है और ये इसका प्राइमरी एक्सिलरी का जो रूप है वो तीसरा वाला कौन सा है? डू। डू के कितने फॉर्म होते हैं? अरे भाई डू के डू होता है एक, दूसरा डज होता है, तीसरा डिड होता है। ये चीज़ तो आप पढ़ चुके हैं ना, है ना। तो डू के कितने फॉर्म होते हैं? ये 3 फॉर्म होते हैं, डू डज डिड। ठीक है। अब आप देखें एक्सिलरी वर्ब डू के 3 रूप प्रयोग होते हैं, है ना। इसके 3 रूप प्रयोग होते हैं। कौन कौन से? डू, डज और डिड। ये तीनों आप देखिए हैं किस में लगते हैं? एक्टिव में लगते हैं। इनका प्रयोग पैसिव में नहीं होता है। तो आपसे पूछ देगा बी के कौन सा फॉर्म है ना, बी के कौन से फॉर्म है जो सिर्फ एक्टिव में प्रयोग होते हैं, पैसिव में नहीं होते हैं? तो भाई यही तीनों हैं, ये एक्टिव में लगते हैं, पैसिव में लगते नहीं हैं। लेकिन इज, एम, आर, वाच, वर, है ना, हैज, हैव, हैड, ये सब जितने हैं आप क्या देखेंगे? ये ना, ये किस में लगते हैं? पैसिव में भी लगते हैं। लेकिन बी
बी आप देखेंगे तो बी भी किस में लगता है, पैसिव में लगता है। बीन भी किस में लगता है, पैसिव में लग ही जाता है, एक्टिव में तो लगता है ना। अब बीइंग भी किस में लगता है, एक्टिव भी लगता है, पैसिव भी लगता है, लेकिन ये तीनों सिर्फ एक्टिव में लगते हैं, ये ध्यान से दीजिए। ठीक, कहीं ऐसा कोई टेंस पैसिव का नहीं पाएंगे जिसमें डू, डज या डिड का प्रयोग हो। आइए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही इनका प्रयोग होता है, ये भी आप जानते हैं। और भी ध्यान दीजिएगा, एक बात और है, ये दोनों प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में प्रयोग होते भी नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव सेंटेंस में प्रयोग नहीं होते हैं, निगेटिव से शुरू होता है इनका। ठीक, इंट्रोगेटिव से शुरू होता है। जैसे मैं एक किताब पढ़ता हूँ तो आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, ऐसे हो गया, पॉजिटिव है ना। और इसी तरह मैं एक किताब पढ़ता था तो उसकी भी अंग्रेजी यही होगी, आई रीड ए बुक, ये लिखने वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सेकंड फॉर्म। रीड का तो आप जानते हैं, रीड रीड रीड, तीनों एक ही होती है ना, तो ऐसे में कोई चेंज नहीं। अब आते हैं सेंटेंस को देखते हैं। अब ये टेंस तो आप पढ़े हैं और मैं क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ाया था आप सभी लोगों को, फिर भी बता देता हूँ। ही डज नॉट रन ऑन द रोड, अब ये डज लगा, किसकी हेल्प कर रहा है, नॉट की, सॉरी रन की, तो यहाँ रन की हेल्प कर रहा है, लेकिन सेंटेंस नॉट जरूर लगेगा, निगेटिव है ना, बिना निगेटिव के बनेगा नहीं। दे डू नॉट, इसमें भी नॉट है, चाहे अब निगेटिव में नॉट लगे चाहे नेवर लगे, बात वो नहीं है ना, बात तो है इनके साथ, है ना, ये डू डज डिड होने चाहिए बस। अब देखिए यहाँ डू लगा है, नॉट लगा है, डज लगा है, नॉट लगा है। अब मदद किसकी कर रहे हैं, यहाँ डांस की, यहाँ स्विम की, और यहाँ रन की मदद कर रहे हैं, और यहाँ ये हेल्प की मदद कर रहे हैं। बात समझे। तो ये टेंस आप लोग पढ़े हैं, उसका अर्थ ये सामने लिखा गया है, और बेसिकली हम पढ़ रहे थे क्या, इसके रूप, डू के रूप, और डू के रूप डू होते हैं, डज होते हैं, डीड होते हैं, है ना, ये आप समझ गए। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इंट्रोगेटिव में देखिए, मैंने बताया कि निगेटिव में होते हैं, इंट्रोगेटिव में होते हैं, ये आपने निगेटिव देखा है तो इंट्रोगेटिव भी देख लीजिए। डिड है, अब यहाँ रन लगा है, ठीक, इसी तरह डू है, यहाँ डांस लगा है, इसी तरह डिड है, यहाँ स्विम लगा है ना, ये इसकी हेल्प कर रहे हैं, ये इसकी हेल्प, ये इसकी हेल्प। तो हेल्पिंग वर्ब तभी होगा जब वो दूसरे वाक्य में जरूर मेन वर्ब होगा, और मेन वर्ब की क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक, अब चाहे मेन वर्ब किसी फॉर्म में हो, फर्स्ट फॉर्म में हो, सेकेंड फॉर्म में हो, आईएनजी फॉर्म में हो, है ना, थर्ड फॉर्म में हो, उसकी मदद करेगा तभी होगा। ये बात कंफर्म हुई। तो प्यारे बंधु, आई होप आप सभी लोग अच्छे से समझ गए। अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है। ये एक और एग्जाम्पल है, इसको भी आप लिख लीजिएगा, वहाँ ऐड कर लीजिएगा। और कहा भी गया है यहाँ पे कि जितने हाईलाइटेड शब्द हैं सब के सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी एक्सिलरी। ठीक, तो अब आगे आइए देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। आगे लिखा गया है ये मॉडल एक्सिलरी। तो मॉडल एक्सिलरी में क्या है, मॉडल एक्सिलरी में आपको दिख रहा होगा कि मॉडल एक्सिलरी है ना, तो मॉडल वर्ब इज अ टाइप ऑफ वर्ब, ये भी एक प्रकार की क्रिया होती है दैट इंडिकेट्स अ मॉडलिटी, जो एक मॉडलिटी को बताती है। जैसे कि संभावना हो गया, लाइक्लीहुड का मतलब संभावना, एबिलिटी का मतलब योग्यता हो गया, परमिशन हो गया, अनुमति हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, क्षमता हो गया, सजेशन हो गया, ऑर्डर हो गया, ऑब्लिगेशन मतलब मनाही हो गया, एडवाइस हो गया। तो ये इन सब चीज़ों को क्या है, ये व्यक्त करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मॉडल एक्सिलरी, है ना। ये एक मॉडलिटी को व्यक्त करते हैं। ठीक, ये इसमें से कोई ना कोई एक चीज़ को क्या है, व्यक्त करेंगे। अब आते हैं देखते हैं क्या बोला है। मॉडल एक्सिलरीज वाक्य में
मेन वर्ब क्रिया के साथ प्रयुक्त होते हैं और उनकी मोड बताते हैं कि वह क्या इनमें से प्रकट कर रहे हैं, ये प्रकट कर रहे हैं, ये क्या प्रकट कर रहे हैं। ठीक, मॉडल एक्सिलरी में कौन कौन होता है? शैल होता है, शुड होता है, विल होता है, वुड होता है, कैन होता है, कुड होता है, मे होता है, माइट होता है, मस्ट होता है, डेयर होता है, आर्ट होता है, नीड होता है। ठीक, अब इन चीज़ों को आपको रटना पड़ेगा। ये कौन से वर्ब हैं? मॉडल एक्सिलरीज। ये बात समझ में आई? प्राइमरी आपने देख लिया, प्राइमरी के तीनों रूप देख लिए, तीनों फॉर्म के और अलग अलग वर्ब देख लिए। अब आते हैं मॉडल पे। तो मॉडल का यूज देखते हैं। मॉडल क्या है कि प्यारे बंधु, यहाँ लिखा गया है कि सभी उदाहरण को आप अच्छे से पढ़िए और इनसे आपका स्पष्ट हो जाएगा कि ये कैसे हैं। अब देखिए उदाहरण नंबर 1 में आई शैल बी प्रेजेंट देयर। भाई शैल तो लगा है, शैल लगा है ना। अब यहाँ पे एक वर्ब आप देख रहे हैं बी। बी का मतलब क्या होता है? होना। अब आप कहेंगे बी तो सर प्राइमरी एक्सिलरी है। कुछ भी है, वर्ब के रूप में है ना। किसके रूप में है? वर्ब के रूप में है। अब इसकी मदद ये कर रहा है, शैल कर रहा है। ठीक, यहाँ बी नहीं होता, बी कम होता, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसकी मदद ये कर रहा है, बस हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें ये मेन वर्ब हो गया, इसमें ये मेन वर्ब है। बात समझे? जब मेन वर्ब होगा, इसी तरह देखिए विल है, विल के साथ वाक्य में खोजिए मेन वर्ड जरूर होगा। देखिए मेन वर्ब यहाँ है, मेन वर्ब है ना। अर्थ क्या होगा? आई शैल बी प्रेजेंट देयर, मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा। इसमें हो गया दे विल स्टार्ट देयर जर्नी बाय द इवनिंग ट्रेन, है ना। अब जो है शाम को ट्रेन से क्या करेंगे? यात्रा शुरू करें। तो विल के साथ स्टार्ट लगा है ना। और आप भी जानते हैं विल शैल का प्रयोग। ठीक, इसी तरह आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। कैन है, अब आपको वर्ब दिख रहा है, हेल्प दिख रहा है ना। इसी तरह मे है, मे के साथ आपको कम दिख रहा है, ही मे कम टुडे, वह आ जा सकता है। तो और आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो जिन सब में से कुछ ना कुछ प्रकट होता है। अभी हम सबको बताएंगे कौन क्या प्रकट करता है। यू मस्ट ओबे हिज आर्डर, तुमको उसका पालन, उसके आर्डर का पालन अवश्य करना चाहिए। तो अब यहाँ मस्ट है तो ओबे भी है, ये इसकी मदद कर रहा है। इसी तरह आर्ट है, आर्ट की जगह क्या है? आर्ट टू रिस्पेक्ट, अब रिस्पेक्ट की मदद कर रहा है। ठीक, तो इस तरह जो है सेंटेंस में क्या है, कोई ना कोई रहेगा मेन वर्ब जिसकी मदद वो जो है एक्सिलरी वर्ब करेगा। अब आइए इसमें देखते हैं 7वें में कैन के साथ क्या लगा? बी लगा है, लगता भी है, कैन के साथ बी लगता भी है। लेकिन अब यहाँ आप 3 देख रहे हैं, 1 2 और 3 देख रहे हैं ना। तो अब आपको ये क्या है? ये तो हो गया भाई किसका? बी का फॉर्म है ना। ये तो बी का फॉर्म है, तो प्राइमरी है ना, एक्सिलरी हो गया। अब ये क्या हो गया? ये मॉडल एक्सिलरी हो गया। और ये क्या हो गया? ये मेन वर्ब हो गया। तो भाई मेरे, आप ये कह सकते हैं कि एक मेन वर्ब हो, क्या हो? मेन वर्ब हो। इस मेन वर्ब के साथ, इस मेन वर्ब के साथ इससे पहले प्राइमरी भी हो सकता है और प्राइमरी से पहले मॉडल लगता है। देख रहे हैं ना, सबसे पहले, सबसे बाद में मेन वर्ब, उससे पहले प्राइमरी, प्राइमरी से पहले मॉडल लगता है। रूल यही है। देखिए यहाँ मेन वर्ब, यहाँ प्राइमरी और यहाँ मॉडल लगा है। समझे? ये क्रम आपको याद होना चाहिए। इसी तरह देखिए इसमें, इसमें और इसमें टीचिंग। तो क्या है, और आपको यहाँ कुछ रूल दिए गए हैं, समझिए इसको, कि मॉडल एक्सिलरी की विशेषताएं। नियम नंबर 1, वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय, किसी वाक्य को अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, उस समय की बात कर रहा है, प्राइमरी एक्सिलरी की तरह मॉडल एक्सिलरी को भी सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। ये चीज़ आपको पता होगी। जैसे देखिए, कैन यू रन 2 माइल्स, क्या तुम 2 मील दौड़ सकते हो? अब देखिए सब्जेक्ट से पहले रखे हैं मॉडल एक्सिलरी, जैसे हम प्राइमरी एक्सिलरी को रखते थे।
प्राइमरी एक्सिलरी क्या, डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। तो प्यारे बंधु यहाँ यू से पहले रखे ना प्रश्नवाचक में, तो ऐसे कोई भी प्रश्नवाचक होगा आप देखेंगे सब्जेक्ट से पहले रखेंगे किसको, प्राइमरी एक्सिलरी को। और इसी तरह अगर प्राइमरी एक्सिलरी नहीं है तो यहाँ इस जगह पे मॉडल एक्सिलरी लगेगा, बस यही है। अब मॉडल और प्राइमरी दोनों रहेंगे तो प्राइमरी से पहले लगेगा कौन, मॉडल, बस ये याद रखना है। इसी तरह मे आई कम इन आप हमेशा बोलते हैं, तो देखिए आई से पहले लगा है मे, ठीक, प्रश्न यही कर रहा है, समझे ना। रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 में क्या बोला है कि वाक्य में प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी दोनों साथ साथ आ सकते हैं, किंतु मॉडल एक्सिलरी है साथ नहीं आ सकती। कि भाई आपने देखा है कि एक प्राइमरी हो एक मॉडल हो, अभी ऊपर हमने दिखाया है ना, जिसे यहीं दिखा दे रहे हैं माइट और बी, तो ये और एक कमिंग, ये तो मेन हो गया, ये प्राइमरी है, ये क्या है, मॉडल है। लेकिन दो मॉडल एक्सिलरी एक साथ नहीं आएंगे, है ना, ये नहीं बोलेंगे आई कैन फिर माई में फिर कब, ये गलत होगा। ये भी प्राइम मॉडल है, ये भी मॉडल है, समझे ना, ये कहीं लगेगी। ठीक, आगे देखिए, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल में यहाँ देखिए बी लगा, यहाँ बी लगा है, यहाँ माइट है, यहाँ मे। अब दोनों में देखिए ये मेन है, ये मेन है, तो क्या लगा है, ये जो प्राइमरी है ये क्या है, उससे पहले आया है ना मॉडल, बस वही रूल आपको याद रखना है। तो एक प्राइमरी एक मॉडल है ना, और एक मेन वर्ब हो सकते हैं। ये जैसे और क्रम ये होगा कि मेन वर्ब सबसे लास्ट में, उससे पहले क्या होगा प्राइमरी, उससे पहले क्या होगा मॉडल, बात समझे, ये क्रम होगा बस। और यहाँ लगा भी है मेन वर्ब, फिर यहाँ क्या बीच में प्राइमरी है, उसके पहले क्या है मॉडल है, समझ गए ना। अब ये इसमें ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है, इसकी सहायता कर रहे हैं, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है किसकी, इसकी सहायता कर रहे हैं। ठीक, आपको दिख रहा है। आइए अब देखते हैं क्या बोला है। यहाँ माइट में शब्द जो मॉडल एक्सिलरी हैं अभी दोनों वाक्य में, वे बी के साथ आए हैं, ये तो आपको पहले बता दिए प्राइमरी एक्सिलरी हैं, ये भी आपको बता दिए। किंतु कैन ये मे माइट ये सब क्या है, मॉडल एक्सिलरी हैं, है ना, में से कोई दो मॉडल एक्सिलरी साथ साथ नहीं आ सकते हैं। ये चीज़ तो हमने आपको अभी भी बताया है, वही उसको नोट में लिखवाया, आप भी ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक, जब नोटबुक बना के पढ़ेंगे तब आपको और मज़ा आएगा। नियम देखिए 3, जब एक वाक्य में मॉडल एक्सिलरी और एक प्राइमरी एक्सिलरी साथ साथ आती हैं तो मॉडल एक्सिलरी सदैव पहले रखी जाती है। अब इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए, वो तो हमने अभी आपको बताया। यहाँ मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये क्या है प्राइमरी है, और ये क्या है मॉडल है, आपको दिख गया। ठीक, आगे आइए देखते हैं। इसी तरह इस सेंटेंस में भी आपको दिख रहा है, ये मेन वर्ब है, ये प्राइमरी है, ये मॉडल है, समझ गए ना। तो सेंटेंस ऐसे हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब उत्तर भी लिखा है यहाँ मॉडल एक्सिलरी माइट और में प्राइमरी एक्सिलरी है ये, वो तो आपको दिख के बी देखते ही बता देंगे कि ये प्राइमरी एक्सिलरी है, उसमें लिखने की क्या ज़रूरत है, समझ गए ना। तो ये मैंने इसीलिए आपको समझाया, इतने बढ़िया से नोट बनाया, आप लिखिएगा समझिएगा, जहाँ ना आए कमेंट करिएगा पूछिएगा। आइए देखते हैं प्रमुख मॉडल एक्सिलरी यूज ऑफ कैन एंड कुड। पहले कैन और कुड का प्रयोग देख लेते हैं। तो कैन और कुड का प्रयोग जो है जब हम देख रहे हैं, कैन का हिंदी अर्थ होता है सकना, इसी को ऐसे आप बोल सकते हैं सकता, क्या बोल सकते हैं सकता। वाक्य में एबिलिटी क्या दर्शाता है, योग्यता, कैपेसिटी क्षमता। पावर को दर्शाता है यानी शक्ति को। परमिशन को दर्शाता है स्वीकृति को। प्रोहाइबिशन का मतलब निषेध, मना भी करता है। इनके लिए प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई।
जैसे देखिए सेंटेंस को, एबिलिटी में क्या है, यू कैन रन, तुम दौड़ सकते हो, यानी तुम में दौड़ने की योग्यता है, तुम दौड़ सकते हो, तुम्हारी योग्यता है। ऐसी को कह सकते हैं तुम्हारी कैपेसिटी है ना, तुम्हारी कैपेसिटी है दौड़ने की, तुम दौड़ सकते हो, है ना। और आपको ये दिख रहा है, जैसे मैं कहूँ आई कैन पिक अप 5 kg राइस बाय वन हैंड, मैं एक हाथ से 5 किलो चावल उठा सकता हूँ। तो ये मेरी कैपेसिटी दिखा रहा है यहाँ पे कैन, बस वही ऊपर आपको मैंने बताया। तो ये चाहे एबिलिटी दिखाएं, चाहे कैपेसिटी, चाहे पावर दिखाएं, चाहे स्वीकृति दिखाएं, चाहे निर्देशन दिखाएं। जैसे इस सेंटेंस में लिखा गया है, शी कैन लेंड यू अ बुक इफ शी लाइक्स, वह तुम्हें, अगर वह चाहती है तो तुम्हें एक किताब दे सकती है। भाई ये वो तो उसकी मर्जी हो गई ना, तो पावर उसकी है, जब वो चाहेगी तभी दे सकती है किताब, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ उसकी पावर को दर्शा रहा है। इसी तरह द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव, प्रिंसिपल तुमको छुट्टी दे सकता है, तो प्रिंसिपल के पावर में है छुट्टी देना। बात समझ गए ना, ये पावर दिखा रहा है, उसका शक्ति दिखा रहा है प्रिंसिपल। छुट्टी देने की शक्ति किसमें, प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल दे सकता है। तो ये पावर शो कर सकता है, कैपेसिटी शो करता सकता है, एबिलिटी। अब आगे देख लेते हैं क्या शो कर सकता है। जैसे इसमें बोला है कैन यू पार्क योर कार हियर, है ना। तो अगर आप से ऐसा बोल दिया गया तो आप उत्तर में बोल सकते हैं यू कैन पार्क योर कार हियर। तो भाई आप परमिशन दे दिए ना, जब आपसे किसी ने पूछा, ऐसे पूछ लिया कैन आई पार्क, है ना, माई कार हियर। अब वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है, यानी अनुमति मांग रहा है, क्या मैं अपनी कार यहाँ खड़ा कर सकता हूँ, अनुमति मांग रहा है। ठीक, तो आपने कह दिया यस यू कैन पार्क योर कार हियर, तुम अपनी कार यहाँ खड़ी कर सकते हो, परमिशन। तो वो आपसे अनुमति मांगा, आपने परमिशन दे दिया। बात समझे ना। तो परमिशन शो करता है प्यारे बंधु, पावर शो करता है, एबिलिटी शो करता है, कैपेसिटी शो करता है, प्रोहाइबिशन भी कर सकता है। जैसे प्रोहाइबिशन, यू कैन नॉट स्मोक इन द बस, तुम बस में धूम्रपान नहीं कर सकते, मना ही है, मना कर दिया गया, प्रोहाइबिशन है, आप नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। कोई बोल दे यू कैन नॉट स्पीट, यू कैन नॉट स्पीट, है ना, ऑन द पब्लिक प्लेस, तुम पब्लिक प्लेस पर नहीं थूक सकते। तो अब यहाँ पे क्या किया, कैन क्या कर रहा है, प्रोहाइबिशन शो कर रहा है, कैन नॉट स्पीट, थूक नहीं सकते हो, बस हो गया। यही ऊपर नोट में लिखा गया है, नोट में आप भी लिख लीजिएगा। कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ होता है। कुड का प्रयोग इसी परिस्थितियों में पास्ट टेंस में होता है, बस इतने का अंतर है। बात समझे, कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में और कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, और दोनों काम एक ही करते हैं, बस एक पास्ट टेंस में है। अब इसी तरह आप यहाँ देख लीजिए, देखिए जैसे इस सेंटेंस में क्या लिखा गया है, लिखा गया है, थोड़ा सा इसको और ऊपर ले लें। अब देखिए यू कुड रन, तुम दौड़ सकते थे, अब तुम में एबिलिटी थी, तुम दौड़े नहीं। ये कहने का मतलब यू कुड रन, तुम दौड़ सकते थे, एबिलिटी है भाई। इसी तरह कुड यू अंडरस्टैंड योर फादर, क्या तुम अपने पिता को समझ सकते थे, कैपेसिटी है। प्रश्न पूछा जा रहा है लेकिन क्या शो कर रहा है, कुड यू अंडरस्टैंड योर फादर, है ना। क्या तुम अपने पिता को समझ सकते थे, यानी तुम्हारी कैपेसिटी थी समझने की, बस। द प्रिंसिपल कुड ग्रांट यू लीव, प्रिंसिपल तुमको छुट्टी दे सकता था, यानी उसके पास पावर थी देने की, समझे ना। पावर हो गया, कैपेसिटी हो गया, एबिलिटी हो गया, प्रोहाइबिशन भी शो करता है। यू कुड नॉट स्मोक इन द बस, कि तुम बस में धूम्रपान नहीं कर सकते थे, यहाँ ये दिखा दिया मना ही।
सेम चीज़ है, बस कैन का पास्ट टेंस होता है कुड, बस आपको यही समझना। कैन जहाँ जहाँ लगता है वहाँ कुड आप लगा सकते हैं, लेकिन टेंस बदल के, क्या, पास्ट टेंस में। तो प्यारे बंधुओं, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे मे का प्रयोग, माइट का प्रयोग, और भी जो मॉडल एक्सिलरीज हैं उनका यूज देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से बाय बाय।